स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक बच्चे का 95 नंबर आएगा 100 में, तो बिल्कुल 100% आने वाला। मेरे प्यारे बच्चे, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूं ना कि एकदम बिल्कुल इस क्वेश्चन के बाद आप फिक्स कर लोगे कि यस सर, बस 16 फरवरी को आने दीजिए, पेपर में जैसे बैठेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों शेयर करो, जितने बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, सभी पेपर देके आए और सभी अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मुझसे पहले ही आंसर आना चाहिए। अब कहाँ समय है, मुझसे पहले ही कमेंट पूरा भर दो, मुझसे पहले ही। जैसे पहला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझसे अभी मैं बोल रहा हूं ना, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1929 से 1980 तक, क्यों 1850 से 1900 तक, क्यों 1900 से 1920 तक, क्यों 1936 से 1947 ईस्वी तक। बताओ शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है कितनी मानी जाती है। सिंपल जवाब दोगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे। 1929 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक जो समय अवधि है उसे हम शुक्लोत्तर युग की समय अवधि मानते हैं। ठीक है, चलिए जितने बच्चे ने ए दिया है आंसर बिल्कुल 100% उनका सही है। आगे अगर हम बात करें आपसे, प्रश्न नंबर दूसरा देखो। प्रश्न नंबर दूसरा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं कि मोहन राकेश हैं। बताओ ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं कौन है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 16 फरवरी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, जितने बच्चों ने बी दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। काउंट करते रहना, लास्ट में जरूर अपना स्कोर शेयर करना कि मैंने इतना कर दिया है सर। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न क्या है कि भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा। आपको बताना है, यहाँ पे निबंध में 4 लिखा हूं, बताना है कि इसमें से भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सा निबंध है। ऑप्शन ए ठूठा आम, बी ठेले पर हिमालय, ऑप्शन सी दृष्टिकोण, ऑप्शन डी नदी के द्वीप। बताओ भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका ठूठा आम। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो देखो अगला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न नंबर क्या है, चौथा, कि रस मीमांसा के लेखक क्या है। रस मीमांसा के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, गुलाब राय हैं कि भागवत शरण उपाध्याय हैं कि जयप्रकाश भारती हैं। बताओ रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 वाकई में कमाल का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक। जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह जोश और जुनून के साथ तैयारी कीजिए, 16 फरवरी को पूरा छाप के चले आना है। ठीक है, पूरा 70 में 70। ठीक है, चाहे कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक ना सके, इतना आप मजबूत होकर जाइए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5वां क्या है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। बताना है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं कि नई पौध। बताइए गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है मेरे प्यार बच्चों। प्रश्न नंबर 5वां का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करोगे, मेरी असफलताएं। जितने बच्चों ने सी दिया है समझ लीजिए उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो बताना है 4 यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इन चारों कथनों में से एक कथन सही है, उसी को पहचान कर लिखना है आप लोगों को। जैसे पहला कथन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे। दूसरा है, तितली कहानी विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे कि ममता उपन्यास विधा की रचना है। अब इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक कथन सत्य है, आपको पहचान कर लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बढ़ूं और अगला प्रश्न आपसे पूछूं तो देखो प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां यह है कि ठलुआ क्लब, देखो ये देखिए ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। बताना है ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय जी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि सरदार पुरु सिंह हैं कि इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों ठलुआ क्लब निबंध के जो रचनाकार हैं इनमें से कौन है।
प्रश्न नंबर 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर तो मेरे प्यारो बच्चों गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय में। ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है? तो गुलाब राय जी हैं। आगे अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 8वां, तो जितने बच्चों ने इसका ऑप्शन ए दिया होगा आंसर बिल्कुल सही है। और 8वां प्रश्न देखो क्या है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं, यशपाल हैं, कि प्रेमचंद्र हैं, कि जयशंकर प्रसाद है? बताइए। प्रश्न नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, क्योंकि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार जो हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 8वां तक क्लियर हो गया। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 9 क्या है? एकांकी सम्राट कहा जाता है, देखो एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? राम कुमार वर्मा को, कि सेठ गोविंद दास को, कि हरि कृष्ण प्रेमी को, कि मोहन राकेश को? बताओ एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको कहा जाता है इन चार ऑप्शनों में से? ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कमेंट करके बताओ एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो। राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 10वां देखो क्या है? झूठा सच। झूठा सच किस विधा की रचना है? बताइए। झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक विधा की, उपन्यास विधा की, कहानी विधा की, निबंध विधा की? बताइए झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, उपन्यास विधा की। जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये प्रश्न तो वाकई में इंपोर्टेंट है कि गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान जो है किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, द्विवेदी युग का, आधुनिक युग का? बताइए गोदान किस युग का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, शुक्ल युग का यह उपन्यास है। जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही 100%। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न आपसे पूछूं, प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है? प्रश्न नंबर 12 कि शुक्ल युग की कालावधि बताना है कि शुक्ल युग की कालावधि कितनी मानी जाती है? 1850 से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1938 से 1920 तक? बताइए शुक्ल युग की कालावधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दो। तो रटा होना चाहिए कि 1919 से 1938 तक की जो कालावधि है उसे हम शुक्ल युग की कालावधि मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13वां है कि त्याग पत्र। प्रश्न क्या है मैं पढ़ता हूं ध्यान से। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? बताइए त्याग पत्र किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? जीवनी विधा की, उपन्यास विधा की, कि नाटक विधा की, कि निबंध विधा की? बताइए क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है बताना है। ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, उपन्यास विधा की रचना है। जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 हो गया। प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? देखिए प्रवृत्तियां और विशेषताएं दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां बताना है, तो दो बताना है। ऑप्शन ए मुक्तक प्रकृति चित्रण, सौंदर्य भावना, की मानवतावादी प्रवृत्ति, की विद्रोह एवं क्रांति की भावना? बताइए सोच समझ के जवाब देना। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषता कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। मानवतावादी प्रवृत्ति भी है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी है। तब आप कहोगे कि सर ओ एम आर सी जो मिलेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो उसको हम सी और डी दोनों रंगेंगे? नहीं, वो आपको बनाकर एक ऐसा ऑप्शन देगा कि यहाँ पे जैसे दूसरा ऑप्शन बता देगा कि ऑप्शन ए तथा सी दोनों सही है, तो इसी पे क्लिक करना होगा। उस तरह आपको सेट करके देगा। हालांकि यहाँ पे दोनों आप याद कर लो, मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना दोनों ही प्रगतिवादी युग की विशेषताएं हैं। तो जितने बच्चों ने सी और डी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 15वां है कि यामा, देखिए क्या है, यामा के रचयिता का नाम लिखना है। ठीक है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि मीराबाई हैं, कि अशोक वाजपेयी हैं? बताइए यामा के रचयिता का नाम लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर देना, महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है
कि प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है। प्रगतिवादी युग की काल अवधि 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से 19 ईस्वी तक, 1943 से 1953 तक, कि 1953 से 1960 ईस्वी तक। बताओ प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। काल अवधि वाला प्रश्न हमने बहुत करा चुका है, याद भी हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पे क्लिक कर दो। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक की जो अवधि मानी जाती है वो प्रगतिवादी युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न मैं आपसे अगर पूछूं तो देखो प्रश्न नंबर 17वां क्या है, ध्यान देना ठीक है इस प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17वां यह है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि इनमें से कोई नहीं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पे क्लिक कर दो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, क्या है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक, नहीं नहीं ये थोड़ी है, रामधारी जी दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखिए याद रहेगा ना, तो कोई भी गलत अगर आपको बताएगा तुरंत आप पकड़ लोगे। जैसे मुझे ये याद था, अब मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लगा, मुझे मालूम चल गया कि नहीं ये नहीं, रामधारी सिंह दिनकर होंगे। तो प्रैक्टिस इतनी करो कि एकदम मुझे मानी पूरा याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 17 भी क्लियर हो गया, रामधारी सिंह दिनकर होंगे। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फिर आ गया 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। पहला कथन पढ़ता हूं, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तीसरा कथन है, ममता के लेखक नामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा है कि मित्रता रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ठीक है, बताइए कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप ऑप्शन बी पे क्लिक करोगे, क्योंकि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ लोग सोचेंगे कि मित्रता तो रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह, कहानी नहीं है वो निबंध संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी नहीं निबंध रहता तो आप कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेकें आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गलत ऑप्शन करके चले आओगे। आप सोचोगे कि हाँ बस कीजिए, मित्रता को तो रामचंद्र शुक्ल जी ही लिखे, तो उनकी कहानी नहीं निबंध संग्रह है। ठीक है, यहाँ पे कहानी दे दिया है। राइट आंसर ये होगा कि गुनाहों की देवता ये एक उपन्यास है और इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गुनाहों के देवता उपन्यास ही है बिल्कुल। चलिए तो जितने बच्चों ने यहाँ पे बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका क्या है, सही है। आगे अगर हम बढ़े 19वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 19 मेरे प्यारे बच्चों, कि नीड का निर्माण किसकी रचना है। नीड का निर्माण किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की, पांडे बेचन उग्र की, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए नीड का निर्माण किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत कमाल का प्रश्न है। तो नीड का निर्माण किसकी रचना है, तो वो है आपका हरिवंश राय बच्चन जी की। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता है। आगे अगर हम बढ़े और प्रश्न नंबर 20वां अगर मैं आपसे पूछूं, तो प्रश्न नंबर 20वां यह है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है उसके निबंध के लेखक कौन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 20वें का राइट आंसर क्या होगा, कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जितने बच्चों ने यहाँ पे बी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है, वो काउंट कर लेंगे। आगे अगर मैं बढ़ूं अगला प्रश्न, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। देखिए प्रश्न नंबर 21 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है कि निम्न में से रीति काल की काल अवधि है, बताना कि रीति काल की काल अवधि कितनी मानी जाती है। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 तक, कि 1843 से आज तक। बताओ निम्न में से रीति काल की जो काल अवधि मानी जाती है कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर पे क्लिक कर देना। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक,
जो काल अवधि मानी जाती है वो रीतिकाल की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, तो 21 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न में अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 यह है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 22 कि ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार है। ईस्या तू न गई मेरे मन से, इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं? बताइए, ईस्या तू न गई मेरे मन से, इसके रचनाकार कौन है? 22 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका सही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? आधुनिक काल की समय अवधि बताना है कि आधुनिक काल की जो समय अवधि है कितनी मानी जाती है? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 से लेकर 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1843 से वर्तमान तक। आधुनिक काल की समय अवधि बताना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1843 से लेकर अब तक वर्तमान तक जो काल अवधि मानी जाती है वो आधुनिक काल की समय अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर अगला प्रश्न में अगर पूछें आपसे तो वो प्रश्न है आपका 24, और प्रश्न नंबर 24 यह है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? अब रीति काल की यहाँ पे प्रवृत्तियां और विशेषताएं बताना है। पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, और तीसरा है विकल्प क व ख दोनों, और ऑप्शन डी जो है मैथिली शरण गुप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करना है, क्योंकि देखो श्रृंगार रस की प्रधानता भी आप लोगों का रीतिकाल की विशेषता है, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी, इसलिए क और ख दोनों होगा राइट आंसर, मतलब सी। जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो वो प्रश्न नंबर 25 है, उसको देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है 25 प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? अब छायावाद की यहाँ पे विशेषता बताना है आपको। ठीक है, वो भी दो। पहला है मुक्तक प्रकृति चित्रण, दूसरा है कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का समावेश, तीसरा है श्रृंगार और प्रेम वेदना, चौथा है प्रकृति का मानवीकरण। तो इसमें से दो आपको बताना है, इसमें से कोई ना कोई दो छायावाद की प्रवृत्तियां हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो श्रृंगार और प्रेम वेदना और प्रकृति का मानवीकरण ये दोनों जो है ना छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, दोनों याद होने चाहिए आपको। चलिए आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं 26, देखो क्या है? प्रयोगवादी, अब यहाँ पे आ गया प्रयोगवादी युग की काल अवधि 1960 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक, 1943 से 1953 तक, 1871 से अब तक, और 1900 ईस्वी से 1918 तक। बताइए प्रयोगवादी युग की जो काल अवधि है कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 26 का जो है बी राइट आंसर है। 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक की जो काल अवधि मानी जाती है वो प्रयोगवादी युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर प्रश्न पूछूं प्रश्न नंबर 27 देखो क्या है कि निम्न में से, प्रश्न यह है कि निम्न में से आधुनिक काल की जो विशेषता है कौन सी है? निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए जीवन के यथार्थ की प्रधानता, ऑप्शन बी बौद्धिकता की प्रधानता, ऑप्शन सी विकल्प क और ख दोनों, और ऑप्शन डी मुक्तक काव्य की प्रमुखता। तो देखो आधुनिक काल की विशेषता पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी पे क्लिक कर दोगे कि विकल्प क और ख दोनों है, क्योंकि जीवन के यथार्थ की प्रधानता भी और बौद्धिकता की प्रधानता भी, ये दोनों ही जो है ना वो आधुनिक काल की विशेषताएं हैं, दोनों ही याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो विकल्प क और ख दोनों हो जाएगा 27 का। आगे अगर प्रश्न पूछो 28, देखो प्रश्न नंबर 28 क्या है? प्रश्न नंबर 28 है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदि काल। तो भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन सी पे क्लिक करोगे, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। तो देखो 28 हो गया, अब 29 की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यह है 29 कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं।
गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञय, किला चंद्र जोशी। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 29 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है, आंसर बिल्कुल उनका क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, प्रश्न नंबर तीसरा, चिंतामणि निबंध संग्रह है किसकी? चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यशपाल का कि जैनेन्द्र का? बताइए। चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर ए पे ही क्लिक करोगे। मुझे मालूम है कि क्यों चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो 30वें का जितने बच्चों ने ए दिया है, आंसर बिल्कुल उनका सही है, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे अगर मैं प्रश्न आपसे पूछूं, वो प्रश्न है आपका 31 प्रश्न यह है कि गबन क्या है? गबन उपन्यास है किसका? प्रेमचंद्र जी का, प्रसाद जी का, निराला जी का, अज्ञय का? तो गबन उपन्यास है किसका आपको बताना है। 31 का राइट आंसर क्या होगा? और ऑप्शन ए पे ही क्लिक करोगे क्योंकि प्रेमचंद्र जी है, ठीक है। गबन उपन्यास किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। और जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया, आंसर बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगर मैं अगला प्रश्न आपसे पूछ लूं, प्रश्न नंबर 32, कि आकाशदीप और ममता कृति है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, प्रेमचंद की कि दिनकर जी की? तो आकाशद्वीप और ममता ये दोनों जो कृति है वो किसकी है बताना है आप लोगों का। तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो क्योंकि ये दोनों कृति जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की। तो 32 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए दिया, आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछ लूं, और वो प्रश्न है 33, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है बताना है। रामविलास शर्मा जी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, प्रेमचंद की कि महादेवी वर्मा की? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है आपको बताना है। 33 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, राम वृक्ष बेनीपुरी की। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है। तो जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया है, आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो यहाँ आपका 33 प्रश्न यहाँ करा दिया हमने और अगला प्रश्न बढ़ेंगे 34 प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका 34, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। अब 4 ऑप्शन दे दिया, अब आपको बताना होगा कि छायावादी युग के लेखक कौन है इसमें से, ठीक है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा जी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी और ऑप्शन डी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा जी। ये जो है ना छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो 34 का सी, जितने बच्चों ने सी दिया आंसर बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न दिख रहा है 35, बताइए अजात शत्रु क्या है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है बताना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? संस्मरण विधा की रचना है कि रेखा चित्र विधा की, कि नाटक विधा की, कि कहानी विधा की? अजात शत्रु किस विधा की रचना है बताना है। तो ऑप्शन सी पे क्लिक करो ना, क्योंकि वो नाटक विधा की रचना है। तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया, आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूं, प्रश्न नंबर 36 क्या है कि तितली, प्रश्न क्या है कि तितली उपन्यास है किसकी? तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की, जैनेन्द्र की, प्रेमचंद्र जी की कि यशपाल की? देखो तितली जो उपन्यास है किसकी है। 36 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करो, जयशंकर प्रसाद की। तितली उपन्यास किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है, आंसर बिल्कुल का 100% सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 37, क्या है 37? आंसू, देखो क्या है, आंसू के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए आंसू के रचनाकार कौन है। 37 का राइट आंसर क्या होगा? और ऑप्शन डी पे आप क्लिक करोगे, जयशंकर प्रसाद जी। आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, वो प्रश्न है 38, क्या है 38? देखिए अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं,
कि तुलसीदास हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अर्धनारीश्वर की जो रचयिता मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो जितने बच्चे बी पे क्लिक किए हैं, आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, वह है प्रश्न आपका 39। देखिए प्रश्न नंबर 39 क्या है कि तुलसीदास क्या है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन है इन चारों ऑप्शन में से? प्रेम माधुरी, की गंगा लहरी, की विष्णु लहरी, की श्री रामचरितमानस। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी पे क्लिक कर दो, वो है कौन? श्री रामचरितमानस। ठीक है, चलिए तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 40वां क्या है कि मित्रता। प्रश्न यहाँ पूछा है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, की कुबेरनाथ राय, की गुलाब राय। तो मित्रता निबंध है जिसका रचनाकार ऑप्शन ए है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है, आंसर बिल्कुल का 100% सही है। पहला प्रश्न यह है कि शुक्ल युग की काल अवधि है, बताना है कि शुक्ल युग की काल अवधि है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 तक, कि 1938 से 1947 तक। बताओ शुक्ल युग की काल अवधि है। तो देखिए शुक्ल युग की जो काल अवधि होती है वो 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है शुक्ल युग की काल अवधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। कह रहा है कि जो उपन्यास आप लोगों का भूले बिसरे है उसके लेखक कौन है आप लोगों को बताना है। प्रेमचंद्र जी, भगवती चरण वर्मा जी, यशपाल है, कि वृंदालाल वर्मा जी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी। क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा जी हो जाएगा उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक। आगे अगर हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न देखने को आपको मिलेगा तीसरा कि भारतेंदु युग की किस काल के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि जो भारतेंदु युग होता है वो किस काल के अंतर्गत आता है, बताना है आप लोगों को। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदि काल। क्या होगा इसका राइट आंसर तीसरे का? तो देखिए भारतेंदु युग जो है ना आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किसके? आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं? बताना इन चारों ऑप्शनों में से कि रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, कि विकल्प क और ख दोनों, की देश प्रेम की भावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, क और ख। क्योंकि रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां होती है वो श्रृंगार रस की प्रधानता भी होती है और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी होती है, इसलिए विकल्प ग जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारा योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। कह रहा है कि इन पंक्ति में आपको बताना है कि रस कौन सा है, हास्य रस, करुण रस, की वीर रस, की शांत रस। कौन सा रस प्रयोग किया गया है? तो देखिए इस जो पंक्ति में करुण रस का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस प्रकार के जब भी पंक्ति में रस पूछेगा अधिकतर आंसर आप लोगों को करुण रस देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग ऑप्शन करुण रस पे ही करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा है कि हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। ये आप लोगों का पंक्ति दिया हुआ है हरि मुख मनहु मयंक, और कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा राइट आंसर होगा आप लोगों को बताना है। तो देखिए हरिमुख मनोह मयंक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे अगर हम बात करें तो अगला दिया है कि मैं समुझो निर्धार यह जग कजो कांच सो, एके रूप अपार प्रति बिंबवत लखियतु जहां। उपयुक्त पंक्ति में छंद है। कह रहा है ये पंक्ति दिया हुआ है 4 लाइन का। ठीक है, 4 पंक्ति का है, एक यहाँ पे 2, एक 3, एक 4। और कह रहा है कि इस पंक्ति में आपको छंद पूछा है कि रोला होगा, कि सोरठा होगा, कि दोहा होगा, कि चौपाई होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, सोरठा होगा। क्या? सोरठा। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वां।
कह रहा है कि अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताना आप लोगों को कि जो अनादर शब्द है इसमें आप लोगों को उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग लगा है कौन सा उपसर्ग। और सबको मालूम है कि उपसर्ग क्या होता है, ठीक है। उपसर्ग जो आगे आकर उस वर्ड को पूरा करे। तो आगे क्या लिखा हुआ है, अन्न, क्या लगा हुआ है, अन्न, तो राइट आंसर अन्न हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए प्रत्यय लास्ट में आता है, प्रत्यय कहां आता है, लास्ट में। तो प्रत्यय लास्ट में क्या आया है, देखिए हसाई, आई, क्या आया है, आई आया है, हसाई, ठीक है। ई मत कीजिएगा, देखिए आप सोचोगे कि ई आया है, इसका प्रोनाउंसिएशन करो हसाई, लास्ट में क्या रहा है, आई, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 10वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो। करा कि सप्त ऋषि, जो ये शब्द आपको लिखा है सप्त ऋषि, इसमें आप लोगों को बताना है ना समास विग्रह, कि अगर सप्त ऋषि का समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा, ऋषियों का समाहार होगा कि 7 ऋषियों का समूह होगा, कि सप्ते प्लस ऋषि होगा, कि 7 सिंधुओं का समूह होगा, बताइए क्या है राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए जो सप्त ऋषि है इसका समास विग्रह होता है 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। 7 ऋषियों का समूह होता है सप्त ऋषि का समास विग्रह। आगे अगर हम बढ़े तो देखिए अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न है, अच्छी शब्द का तद्भव है, आपको बताना है कि जो यह अच्छी शब्द है इसका आपको तद्भव बताना है कि तद्भव शब्द क्या होगा अच्छी का। आंख होगा कि कान होगा कि भव होगा कि दांत होगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। अच्छी शब्द का तद्भव होता है आंख, क्या होता है, आंख होता है। आगे अगर बढ़े, आगे देखें तो है आपका अश्व, क्या है, अश्व शब्द के परिवाची शब्द आपको बताना है कि जो अश्व शब्द है उसका परिवाची शब्द क्या होगा। तुरंग है कि पीक पर वृत्त विहंग द्विज की मरकट कवि। तो देखिए अश्व घोड़ा का होता है तो तुरंग है, क्या हो जाएगा, तुरंग है, क्योंकि ये भी आपका घोड़ा का ही परिवाची शब्द होता है, तुरंग अश्व है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है राइट आंसर। और प्रश्न नंबर 13 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कि इत्यादि क्या लिखा है, इत्यादि का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है, क्या होगा, इति प्लस आदि की इत प्लस आदि की इति प्लस यादि की इत प्लस आदि, ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद आप लोगों को आना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर, ये वाला जो शुद्ध है आप लोगों का ये होता है इति प्लस आदि, ये ही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला है कि फ्लभ्य रूप है फल शब्द का, कह रहा है कि फल शब्द का जो आप लोगों का फ्लभ्य है यह रूप है किसका, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का, पंचमी विभक्ति बहुवचन का, ये विकल्प क और ख दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो फ्लभ्य है यह चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का भी यही सेम वर्ड रहेगा, और पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी सेम वर्ड फ्लभ्य रहता है, इसलिए विकल्प क और ख दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हो ये प्रश्न नंबर 14 था, 15 की तरफ क्या है प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि पठिस्ययी रूप है, जो कह रहा है कि पठिस्ययी जो रूप है वो पट धातु का है, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, कि लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, कि लड लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, कि लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। आप लोगों को बताना है कि पठिस्ययी रूप है पट धातु का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला हो जाएगा किसका, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का यह शब्द है पठिस्ययी, ठीक है, पट धातु का। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। चलो देखो प्रश्न नंबर 16 क्या है, कह रहा कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। कह रहा कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक निबंधकार का नाम बताना है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, कि राधा चरण गोस्वामी जी के राधा कृष्ण दास जी हैं, बताना है आप लोगों को क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इनका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो शुक्ल युग के आलोचक निबंधकार हैं, ठीक है। चलो आगे अगर प्रश्न नंबर 17 देखा जाए तो इसमें है कि कलम का सिपाही, देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय है, गुलाब राय है, मुंशी इंसाल्लाह खां है, कि वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। तो कलम के सिपाही का लेखक है अमृत राय, कौन है, अमृत राय है, याद होना चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट है। आगे बात करो, देखते हैं प्रश्न नंबर 18, कह रहा है कि त्याग पत्र क्या दिया हुआ है,
त्याग पत्र किस विधा की रचना है, आप लोगों को बताना है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक की निबंध? बताइए प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो ये आपका उपन्यास विधा की रचना है। किसकी? उपन्यास विधा की रचना है। चलो आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि प्रगतिवादी, क्या लिखा हुआ है कि प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी होती है? 1936 से 1943 तक, 1850 से 1900 तक, 1943 1953 ईस्वी तक, 1953 से 1960 ईस्वी तक। बताना है आप लोगों को कि प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 से लेकर 1943। 1936 से लेकर 1943 तक जो डेट माना जाता है वो प्रगतिवादी युग की डेट माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20वां। कह रहा है कि यामा, क्या लिखा है? यामा के रचयिता का नाम लिखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, कि मीराबाई हैं, कि अशोक वाजपेयी हैं? बताइए क्या होगा राइट आंसर। यामा के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला है साकेत। अगला प्रश्न क्या है कि साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी, नरपति नालह, तुलसीदास, कबीरदास? बताइए साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी ने। 21 के बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 22 की तरफ, और देखेंगे प्रश्न नंबर 22। कह रहा है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो का को में रस की पहचान है। ये जो पंक्ति दिया हुआ है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो का को, इसमें कौन सा रस है? रुद्र रस की, शांत रस की, करुण रस की, हास्य रस? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसमें कौन सा रस है भाई? तो करुण रस। देख पा रहे हैं जितना भी रस वाला क्वेश्चन पूछा है उसमें अधिकतर आंसर करुण रस का रहा है। तो आपके अगर एग्जाम में आता है तो कर लेना, नहीं आता तो करुण रस पे ही क्लिक कर देना। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला देखो, कह रहा है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी, तारक बूंद बूंद दे रहा। कह रहा है कि इन पंक्ति में पहले और तीसरे चरण में मात्रा पूछा है। तो पहले और तीसरे चरण में मात्रा कैसे हम लोग काउंट करेंगे? तो देखिए पहले में क्या है, छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे आएगा लघु, ये भी आपका लघु लघु लघु। बड़ी की मात्रा है तो गुरु या लघु या लघु। ठीक है, या बड़ी का है तो लघु या अरे गुरु या आपका लघु। तो दो पांच, अरे दो एक तीन, तीन एक चार, पांच पांच दो सात, सात चार 11। तो इसमें तो 11 आ गया। और तीसरा चरण आपका यह है, इसमें देख लिया जाए तो यह मिला के 2, यह मिला के 1। ठीक है, यह आपका एक और यह आपका 1 रहेगा, और यह दोनों मिला के 2 हो जाएगा। यह आपका 1, यह भी आपका 1, यह आपका 2 और यह आपका 1। तो 2 एक 3, 3 2 5 1 6, 7 8 और 2 10 1 11। तो पहले और तीसरे चरण में कितने कितने मात्रा है? 11 11 मात्रा है। ठीक है, चलो इस तरह काउंट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिड़ों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्ति में आपको पूछा है कि अलंकार कौन सा होगा, कौन सा अलंकार इसमें है? उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला देखिए, कह रहा है कि अव्यागत, कह रहा है कि अव्यागत में आपको बताना है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग आगे आके मालूम चलता है, आगे जुड़ता है। तो अब अव्यागत, अ होगा कि अभी होगा कि आ होगा कि अब? तो अभिज्ञात होता है। तो क्या होता है? अभियागत होता है। लेकिन यहाँ पे तो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको बनाते हैं तो अव्यागत शब्द कहलाता है। तो आगे क्या जुड़ा हुआ है आपका? अभी। क्या जुड़ा हुआ है? अभी जुड़ा हुआ है। चलो अगला देख लेते हैं, तिरंगा। अब हमसे दिया है यहाँ पे कि तिरंगा समस्त पद में समास है। ठीक है, कह रहा कि तिरंगा जो है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो देखिए 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का 2 ही समास पढ़ना है, एक द्विगु एक द्वंद्व। तो यह तो ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि 2 ही आप लोगों को पढ़ना है, एक द्वंद्व या द्विगु। या तो द्वंद्व होगा या तो द्विगु होगा। तो तिरंगा 3 रंगों का समूह हो जाएगा, तो ये होगा द्विगु।
क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा 26 का। आगे बात कर लेते हैं 27 की तरफ। आगे देख लो 27 क्या है, कह रहा है कि ता, क्या लिखा है, ता प्रत्यय युक्त शब्द है। कह रहा है कि किस वर्ड में ता जुड़ा हुआ है और उसे शब्द बना हुआ है। कवित्व, लघुता, उचित की दिखावा। तो भैया ता किस में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लघुता में। किस में, लघुता में। ये राइट आंसर, कितना सिंपल दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बादल, बादल शब्द के प्रवाची हैं। बादल शब्द के प्रवाची कौन है, पिलांग से कि तड़ित चपला, अम्बुद पयोद की वृष्टि बौछार। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर 28 का। ठीक है, तो देखिए बादल शब्द का प्रवाची शब्द होता है अम्बुद। क्या होता है, अम्बुद पयोद। क्या होता है, अम्बुद पयोद होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 कराए कि पुहुप का तत्सम रूप होगा। पुहुप क्या बोला है, पुहुप का तत्सम रूप, पुत्र होगा, पुष्प होगा, भक्त होगा कि वाट होगा। तो देखिए पुहुप का तत्सम रूप पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। चलो आगे बात करेंगे। अगला देखो 30 कह रहा है कि मातृ प्लस आकृति में संधि है। कह रहा है यह जो मातृ प्लस आकृति है इसमें कौन सा संधि बताना है। मातृ प्लस कृति, अरे मातृकृति की मात्रा कृति की मात्र आकृति की मात्र कृति। कह रहा है कि इससे मिलकर क्या आप लोगों को बनना बनेगा। ठीक है, अगर मातृ प्लस आकृति किया जाए तो इससे संधि कौन सा बनेगा आप लोगों को बताना है। तो इससे संधि बनेगा मात्रा प्लस कृति। क्या, मात्र कृति। क्या बनेगा, मात्रा कृति। यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 31 देख लो क्या है। कह रहा है कि मति शब्द, क्या बोला है कि मति शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। मति शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। मति नाम, मतिसु, मतिभ्य कि मतिभीय। क्या होगा राइट आंसर बताओ। तो इसका मति शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है मतिसु। क्या होता है, मतिसु होता है। ठीक है, चलो आगे देख लो 32। 32 है कि हस धातु, क्या बोला है, हस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। हसाम, असहताम कि हसावह कि हसाव। क्या होगा राइट आंसर 32 का बताइए। तो इसका हो जाएगा हसावह। क्या हो जाएगा, हसावह हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं 33 की तरफ। देखो 33 क्या है, कह रहा है कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरह राउ गयु सुरधाय। इस पंक्ति में कौन सा रस है यह पूछा है। वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो इसमें देखिए करुण रस। कौन सा रस, करुण। हमने कहा कि जब भी रस की बात आ रहा है तो उसमें करुण रस पूछ रहा है, करुण रस दे रहा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सुनना, करुण रस ये आंसर हो रहा है जितना भी अब तक हमने रस के बारे में पढ़ा है। तो नहीं आएगा तो आप करुण रस पे क्लिक कर देना, अगर आता है तो अच्छी बात है। कह रहा है कि हृदय सिंधु में उठता सर्वज्ञ के ज्वार देख चंदानन। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। बताइए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें अलंकार जो है ना आप लोगों का रूपक अलंकार है। किसमें, रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। चलो आगे अगर बात कर लेते हैं 35 की तरफ। इसमें दिया है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है या वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में हमसे पूछा है कि छंद है, कह रहा कौन सा छंद है, रोला है, कुंडलियां है, सोरठा है कि दोहा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर 35 का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोला। ये क्या है, किसका उदाहरण है भाई, तो रोला का उदाहरण है यह। ठीक है, जिनके आगे ठहर सकी जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। चलो 36 करा कि दशानन का समास विग्रह है। तो भाई तो बहुत ज्यादा सिंपल है कि दशानन का समास विग्रह, 10 है मुख जिसके रावण, कि 10 है मुख जिसके विष्णु, 10 है आंखें जिसकी पार्वती, दिशाएं ही वस्त्र जिसके अर्थात नग्न। तो भाई दशानन रावण, 10 है जिसके मुख। ठीक है, चलो 37 की तरफ बढ़ेंगे। देखो 37 क्या है, ये आपका 36 था। ठीक है, 37 देख लो। कह रहा है कि अस्कंद, क्या बोला है, अस्कंद शब्द का तद्भव रूप होगा। ठीक है, टखना, घुटना, कंधा, कमर। मतलब क्या होगा राइट आंसर, अस्कंद। तो देखिए अस्कंद शब्द का तद्भव होता है कंधा। क्या होता है, कंधा होता है।
चलो देख लो 38, अंबर और वसन। देखो पूछा है यहाँ पे वसन और एक वर्ड दिया है अंबर। कह रहा है कि इन शब्द के परवाची शब्द हैं। कह रहा है किसके ये परवाची शब्द हैं अंबर और वसन? कमल का, कपड़ा का, झंडा का कि बादल का? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अंबर वसन ये सब किसके हैं? तो कपड़ा के परवाची शब्द हैं। चलो आगे अगर बात कर लेते हैं, अगला है अव्यागत। क्या है? अव्यागत सब, अव्यागत का संधि विच्छेद। क्या पूछा है? अव्यागत का संधि विच्छेद होगा। अव्या प्लस गत, अभि प्लस आगत, अभि प्लस आगत, अभियोग प्लस तह। बताना कि अव्यागत का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका होगा अभि प्लस आगत। क्या होगा? अभि प्लस आगत यह होगा। ये आपका आभि है और ये आपका अभि है। ठीक है, तो अभी प्लस आगता होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है राइट आंसर। कह रहा है कि यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि में संधि कौन सा होगा? यद्यपि कि यद्यपि कि यदि अपि कि यद अपि? बताओ यदि प्लस अपि में संधि विच्छेद क्या होगा भाई? वो यद्यपि का होता है। किसका? यद्यपि। ये तो सिंपल है, आपको आना चाहिए। चलो 41 देख लो। 41 क्या है? देखो 41 है ना कि नदी नाम। क्या है? नदी नाम रूप है नदी शब्द का। कह रहा है कि नदी नाम रूप है नदी शब्द का। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है कि तृतीया विभक्ति बहुवचन कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन? बताओ राइट आंसर क्या होगा 41 का। तो देखिए नदी नाम जो नदी शब्द का रूप है वो आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। देख लेना। ठीक है, यह होगा राइट आंसर। चलो 42 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखो 42 क्या है यहाँ पे? कह रहा है कि असहन। क्या बोला है? असहन रूप है हस धातु का। विधित लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कि लड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन कि लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन कि लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन? बताओ असहन रूप है हस धातु का। ये 42 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही चाहिए आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। ठीक है, लड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो 43 करा है कि छायावोत्तर। क्या है? छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र की रामचंद्र शुक्ल जी के अध्यापक पूरण सिंह। बताइए छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम आप लोगों को बताना है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। चलो 44 देखो क्या होगा राइट आंसर, बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। इस चारों में से कोई ना कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है आप लोगों को। कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं कि मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, क्योंकि गोदान जो है, गोदान के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र जी ही हैं। तो क्या हो जाएगा? ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो 45 की तरफ बढ़ चलते हैं। 45 देखो क्या राइट आंसर है 45 का। 45 दिख रहा है पूरा। कह रहा है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? बताइए सौंदर्य भावना की करुणा तथा नरज्ञ की भावना की मानवतावादी प्रवृत्तियां की विद्रोह एवं क्रांति की भावना? बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर दो होगा, ग भी होगा और घ भी होगा, क्योंकि मानवतावादी प्रवृत्तियां भी होता है, विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी होता है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 45 था ना 46 की तरफ। आगे अगर हम बात करें 46 देखें तो इसमें लिखा है कि कश्मीर सुषमा। क्या लिखा है? कि कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं कि श्रीधर पाठक जी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? कश्मीर सुषमा के रचनाकार पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा राइट आंसर श्रीधर पाठक जी। क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक जी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 47। कह रहा है कि रूपसी तेरा घन केस पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, कि रूपसी तेरा घन केस पास में अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार की उत्प्रेक्षा अलंकार? बताइए 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रूपसी तेरा घन केस पास में रूपक अलंकार होता है। क्या? रूपक अलंकार हो जाता है। चलो 48 देखो 48 क्या होगा राइट आंसर? 48 है कि सह। क्या लिखा हुआ है?
कि स उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सकर्मी, सुमति की असुविधा की कुसंगति, तो स किस में लगा हुआ है? इसी में, तो सकर्मी में, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलो 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 देखो क्या है। 49 है कि गिरावट शब्द, क्या बोला है? गिरावट शब्द में प्रत्यय है वाह, हटका, वटका, ता का। बताओ गिरावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है, बताना आप लोगों को। तो इसमें है आपका गिरावट, लास्ट में क्या आ रहा है? वट, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, वट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो 50वां क्या है कि कमायनी, क्या बोला है यहाँ पे कि कमायनी के जो रचयिता हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मीराबाई हैं कि अशोक वाजपेयी जी हैं? बताइए क्या होगा राइट आंसर। कमायनी के रचयिता, देखिए कमायनी के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है।